गुड इवनिंग बच्चों। कुछ सेटिंग में दिक्कत हो रही थी शायद, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ओके, कुछ सेटिंग में दिक्कत हो रही थी शायद, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। मैं अब चूंकि आज काफी देर हो चुकी है तो मैं जल्दी से आज का अपना लेक्चर शुरू करती हूँ। अभी तक जितना डिस्कशन हम लोगों ने किया था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, उसमें स्पेशली जो स्वतंत्रता के पूर्व औपनिवेशिक काल था, औपनिवेशिक काल यानी कॉलोनियल पीरियड के टाइम क्या सिचुएशन थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, वो सारा हमने डिस्कस किया। और स्वतंत्रता के बाद यानी जब इंडिया पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, विशेष रूप से हम यहाँ पर पूरी तरह से इसलिए कह रहे हैं कि जब उसे अपनी नीतियां स्वयं बनाने का अवसर मिला, भारत के देश के लोगों को ही जब अपनी नीतियां स्वयं बनाने का अवसर मिला, तब उन्होंने किस तरह से पॉलिसीज का निर्माण किया, कौन कौन से एक्ट लेकर के आए, कौन कौन से सुधार किए, कौन से क्षेत्र को ज्यादा प्रायोरिटी दी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आर्थिक सुधारों से पहले की जो सिचुएशन थी वो सारी की सारी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले सारे लेक्चर में। आज पूरा फोकस करेंगे आर्थिक सुधारों के बाद, लेकिन आर्थिक सुधार के पूर्व की जो स्थिति थी यानी 1991 से पहले की, उसमें बहुत जरूरी है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और एक्ट लाए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारे सुधार किए गए, इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। इन सबको हम पहले एक नजर मारेंगे, एक सरसरी तौर पर ही देखेंगे, बहुत ज्यादा मैं इसमें डिस्कशन के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 1991 के बाद जब आर्थिक सुधार आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, तो उस समय इसमें से बहुत सारी चीजों को बदल दिया गया। और यूपीएससी में चूंकि क्वेश्चंस जो है वो 1991 के बाद जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उस पर बेस्ड ज्यादा आते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब तक 1991 की जो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो तभी अच्छी तरह से समझ में आएगी जब उसके पीछे की जितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी और जो एक्ट थे जिनमें संशोधन किए गए, पहले उनका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। तो इसीलिए पहले एक नजर मारेंगे, एक बहुत ज्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन इनके जो मेन पॉइंट्स हैं और कब कहाँ क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका असर औद्योगिक विकास पर पड़ा, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है उस पर पड़ा था, तो एक सरसरी निगाह इन पर मारना जरूरी है। तो एक रिव्यू करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की 1991 तक की, क्योंकि 1991 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो पॉलिसी अभी तक चल रही है, तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद की सिचुएशन है, उससे पहले जितनी आई थी वो सब के सब हम पहले एक बार डिस्कस करते हैं। प्री रिफॉर्म पीरियड में जितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और जो मेजर एक्ट आए थे उनको एक बार हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम इसे ईयर वाइज देखें तो कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कौन कौन सी औद्योगिक नीतियां आई थी, जिसमें से आप देख रहे हैं सबसे पहले थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। उसके बाद एक एक्ट आया था, एक अधिनियम आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर 2-3 बार प्रश्न भी आए हैं, मैंने देखा है। तो दूसरा उसके बाद 1951 में ये एक्ट लाया गया था जिसका नाम था औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसको शॉर्ट में इडरा कहा जाता है। इसके बाद जो अगली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में, यूपीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और इसके अलावा जो विभिन्न कॉम्पिटिशन्स हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें भी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 है
उस पर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आया था 1969 में। यहाँ पर बच्चों एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, रिजोल्यूशन और स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क है। स्टेटमेंट जो आया था उसको लोकसभा संसद से पास कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी, संसद में उसे बस एक स्टेटमेंट की तरह रख दिया जाता था। लेकिन जितने रेजोल्यूशंस आए थे उन सबको बाकायदा संसद में पास कराया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट थे और इन पर चूंकि प्रश्न भी बहुत सारे आते हैं तो एक एक करके हम इनको देखेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट उसके बाद जो दूसरा आया था 1973 का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद फिर एक और स्टेटमेंट आया था, वो 1977 में आया था। उसके बाद एक और रेजोल्यूशन आया था 1980 में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें बहुत सारी चीजें, अगर इस पूरे टाइमलाइन को अगर हम देखें जो यहाँ से शुरू हुआ है 1948 से, तो सिंपल सी बात है कि एक जो आज़ादी के तुरंत बाद जो चीज़ें रखी गई थी, एक फोकस जो था वो रखा गया था कि क्या क्या चीज़ें औद्योगिक नीति के विकास में या औद्योगिक विकास में इंट्रोड्यूस की जाएंगी, क्या रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई थी। अगर पूरा टाइमलाइन आप देखें तो इस टाइमलाइन से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि 1956 का जो औद्योगिक नीति आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि द्वितीय योजना यहाँ से आरंभ हुई थी और द्वितीय योजना का पूरा फोकस औद्योगिक विकास पर था। तो ये अगर टाइमलाइन आप देखते हैं तो इससे बहुत कुछ क्लियर होता है। दूसरा जो 1969 में आया था वो भी इसीलिए आया था क्योंकि जो पहला फेज था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का वो पूरा हो चुका था और उसके बाद सेकेंड फेज शुरू होने वाला था। तो उस समय ये दूसरा, क्योंकि कल ये सारी चीजें आपसे फेजेस डिस्कस की थी, उस समय आपको बताया था। फिर 1973 में जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आया था, उसका एक बहुत बड़ा कारण था, कल भी आपको बताया था, वो था जो ऑयल शॉक था। जो ऐसे देश थे जो जैसे उसमें से खासतौर से सऊदी अरब था, जो ओपेक कंट्रीज थी, ओपेक कंट्री यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो थी, उन्होंने मिलकर जो कार्टेल बनाया हुआ था, उन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी पूरे विश्व के सामने। जब तेलों का संकट पूरे विश्व में हो गया था तो उस समय ये एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आया था, क्योंकि इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम पूरे विश्व के सामने ही नहीं, देश के सामने भी खड़ी हो गई थी। उसके बाद सीधी सी बात है कि 1977 में जो ये स्टेटमेंट आया, उसका मुख्य कारण था सरकार का बदल जाना। चूंकि इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, इसलिए ये स्टेटमेंट आया था। और फिर 1980 में जो फिर नया रेजोल्यूशन आया, उसका भी कारण वही था कि फिर सरकार बदली थी और बहुत सारी चीजें बहुत नए तरीके से, आपको याद हो कि आपको बताया था कि 1980-81 से जो फेज था वो रिकवरी फेज था औद्योगिक विकास का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। तो यहाँ से ये एक नई नीति इंट्रोड्यूस की गई थी और आपको ये भी बताया था कि यहाँ से इकोनॉमिक रिफॉर्म की एक अनौपचारिक, औपचारिक रूप से नहीं था, लेकिन एक इनफॉर्मल इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो उसको आरंभ करने की कोशिश की गई थी 1980 में। और आपको ये भी बताया था कि 1991 तक, जब तक नई औद्योगिक नीति नहीं आ गई थी, तब तक ये बहुत सारी चीजें इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, टेक्निकल डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई, कंप्यूटर और तकनीकी सुधार बहुत सारे करने की कोशिश की गई थी। तो ये सारी चीजें जो इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के थ्रू लाई गई थी, उनको हम देखेंगे पॉइंट वाइज। और उसके बाद एक और लास्ट में आई थी, वो थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1985 एंड 1986। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं था, जो पिछली चीजें थी उन्हीं को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया था, क्योंकि इन जनरल गवर्नमेंट वही थी, राजीव गांधी की सरकार आ गई थी और वो चूंकि टेक्निकल डेवलपमेंट और ज्यादा करना चाहते थे, इसलिए जो ये रेजोल्यूशन आया था ये 1985 में, 1985-86 में आया था। तो अगर ये पूरी टाइमलाइन अगर हम देखें तो ये पूरी टाइमलाइन ये बताती है कि पूरे देश में जो बदलाव होते रहे समय समय पर, उनसे औद्योगिक विकास में जो ग्रोथ रेट थी उसको ध्यान में रखते हुए ये नई नई पॉलिसीज और एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसमें से मैं सारे एक्ट नहीं लूंगी, मैं केवल वही एक्ट यहाँ पर डिस्कस करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। विशेष रूप से जब आर्थिक सुधार किए गए 1991 में, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया,
तो कौन कौन से एक्ट में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए थे, उन्हीं पर बेस्ड, उन्हीं को केवल मैंने इसमें शामिल किया है, जिससे आधार आपको यहीं से बना रहे जब हम आर्थिक सुधार या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 का पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लास्ट जो आई थी वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991 था, और ये बिल्कुल पूरे देश की दशा और दिशा बदलने वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जिसने बहुत कुछ सुधार किया। पूरा इकोनॉमिक, जो आज जिस सिचुएशन में देश खड़ा है, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट है आर्थिक सुधारों को। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उस समय, उनका जो बैकग्राउंड था, उसके आधार पर जो निर्णय लिए गए थे, उसका असर अब इतने सालों के बाद अब निश्चित रूप से दिख रहा है कि ठीक है, ये इस समय थोड़े अप एंड डाउन्स हैं, लेकिन 1917, 18 या 19 तक हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतने बड़े बड़े बदलाव आए थे, उसमें भी, हालांकि इसको भी दो फेज में बांटते हैं, एक जब से 2014 से पहले की स्थिति और एक 2014 के बाद की स्थिति, क्योंकि 6-7 साल हो चुके हैं, तो उसमें भी जो मेजर चेंजेस आए, जो नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, तमाम तरह की चीजें इंट्रोड्यूस किए गई, तमाम तरह के पोर्टल लाए गए, लेकिन जो नई चीजें क्रिएट की गई 2014 में, उन सब का आधार रखने का काम जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म ने किया था, आर्थिक सुधारों ने किया था। और ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जिसको अब समय समय पर इम्प्रूव किया जा रहा है, वो 1991 की थी, जिसमें ये सारी चीजें की गई थी। तो अगला हम देखते हैं, सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जो सबसे पहली पॉलिसी थी, औद्योगिक नीति थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1948 का। अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्चुअली होती क्या है, ये औद्योगिक नीति का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अगर हम इसे डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कुछ स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना, एंड मेजर्स, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ स्तर, कुछ पैमाने क्रिएट करना बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा कुछ स्टैंडर्ड और मेजर क्रिएट करना, है ना। यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स सेट बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही पॉलिसीज बनाती है और उसे मैनेज करने का काम करती है। लेकिन ये था कि क्यों इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने की जरूरत क्या है, तो उसका भी आंसर ये है कि टू इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट अल्टीमेटली एनहांसेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी किसी भी देश का विकास जो निर्भर करता है औद्योगिक विकास पर, उसको समय समय पर मेजर करने का काम, प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस हो रही है उसको इवेल्युएट करने का काम, उसको मूल्यांकन करने का काम औद्योगिक नीतियों के माध्यम से समय समय पर होता रहा है। जो आपने टाइमलाइन देखी उसके हिसाब से भी ये बिल्कुल क्लियर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये औद्योगिक नीति आई थी 1948 में, इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भारत अब स्वतंत्रता के बाद किस मॉडल पर बेस होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि उस समय जो प्रधानमंत्री बने थे वो जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, और जवाहरलाल नेहरू जी का फोकस था पूरी तरह से इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल लाने में। यहाँ पर मैं मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि औद्योगिक नीतियों के माध्यम से ही, आपको याद होगा कि औद्योगिक क्षेत्र 2 भागों में बटा होता है, बल्कि अब तो हम कह सकते हैं कि 4 भागों में बटा होता है, लेकिन मेजर जो मेन होता है वो 2, एक पब्लिक सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। तो जो फोकस था गवर्नमेंट का वो किसी एक तरफ जाने, क्योंकि ये था कि सरकार किधर को जाए, रशिया मॉडल या चाइना मॉडल, मतलब सोवियत यूनियन मॉडल या चाइना मॉडल को फॉलो करते हुए प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाए, या फिर अमेरिका को फॉलो करते हुए प्योर पूंजीवादी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की ओर जाए, या जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी ज्यादा हो। तो जब पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1948 की, तो इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि इस पॉलिसी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सरकार का जो पूरा फोकस है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पर है, न तो पूरी तरह से वो सोशलिस्टिक है, और न ही समाजवादी है, और न ही पूरी तरह से पूंजीवादी है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, 6 अप्रैल 1948 को ये
पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, रेजोल्यूशन है इसका मतलब संसद में रखी गई थी। उस समय जो उद्योग मंत्री थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और इनके द्वारा ये संसद में रखी गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसमें उद्योगों को 4 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से उद्योगों के कैटेगराइजेशन की शुरुआत की गई थी। तो देखते हैं जल्दी से कि कौन कौन से कैटेगरीज थी। तो पहली कैटेगरी थी जो ऐसे उद्योग जो राज्य, यहाँ पर राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, स्टेट मैंने लिख रखा है, लेकिन राज्य का मतलब यहाँ पर सरकार है, जो सरकार के एकाधिकार में थे, यानी पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर उद्योग थे, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी जिनको इस कैटेगरी में रखा गया था। तो जितने उद्योग पॉसिबल थे जो आगे शुरू होने वाले थे या जो ऑलरेडी चल रहे थे, उनको कैटेगराइज कर दिया गया। अब इस कैटेगरी में क्या किया गया, जो बिल्कुल सबसे पहली कैटेगरी बनाई गई थी, उस कैटेगरी में जैसा अभी आपको बताया, सबसे पहला गवर्नमेंट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्टेट का मतलब यहाँ पर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एकाधिकार में, गवर्नमेंट के स्वामित्व में, गवर्नमेंट के मैनेजमेंट में चलने वाले उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप और उसका मैनेजमेंट पूरी तरह से सरकार के हाथ में था। आपको याद होगा कि जब ये जो क्लासिफिकेशन था आपको इंडस्ट्रीज का बताया, इसमें जो रखे गए, इसमें इस मोनोपोली के अंतर्गत जो इंडस्ट्रीज रखी गई थी उसमें मुख्य रूप से 3 उद्योग रखे गए थे। पहला था अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री, आर्म्स एंड एमुनिशन के जितने उद्योग थे ये रखे गए थे गवर्नमेंट सेक्टर में। दूसरा था एटॉमिक एनर्जी का और तीसरा था रेल ट्रांसपोर्ट का। ये तीनों जो है ये राज्य पब्लिक सेक्टर की पूरी मोनोपोली में रखे गए थे, यानी इन सारे जो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स थे, इनसे रिलेटेड अस्त्र शस्त्र से, परमाणु ऊर्जा से और रेल परिवहन से संबंधित उद्योग कोई भी और जो कंपनियां हैं या फर्म है वो अपनी इंडस्ट्री स्थापित नहीं कर सकता था। इनको स्ट्रेटेजिक, जो ये पहले थे, इनको एक और नाम दिया गया, वो था स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। स्ट्रेटेजिक इसलिए इनको कहा गया क्योंकि ये बहुत कोर इंडस्ट्रीज ऐसी थी, ये स्ट्रेटेजिक थी। लिखने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बच्चों, इसलिए, क्योंकि माउस से लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज इनको कहा गया, इस कैटेगरीज में इनको रखा गया। दूसरी इंडस्ट्री ऐसी बनाई गई जिसको मिश्रित क्षेत्र कहा गया। मिश्रित क्षेत्र यानी जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों की ओनरशिप पे चलेंगे। इसमें 6 उद्योग रखे गए थे। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा कि जब 1948 की नीति आई थी तो उसमें कितने उद्योगों को स्टेट मोनोपोली में रखा गया था, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में रखा गया था, कितने ऐसे उद्योग थे जिनको मिश्रित क्षेत्र में रखा गया था या फिर और किसी कैटेगरी में रखा गया था। तो याद रखिएगा कि ये जो मिक्स सेक्टर था, मिक्स सेक्टर का मतलब ही है कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों की ओनरशिप रखी गई थी। तो इसमें जो मुख्य रूप से हैं वो है कोयला, लोहा इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, और ये इसमें खासतौर से ये बात ध्यान देने की है कि इस कैटेगरी में वो उद्योग ज्यादा रखे गए थे जो आजादी से पहले से चल रहे थे। तो गवर्नमेंट की मजबूरी थी उनको मिक्स सेक्टर में रखना, क्योंकि उन्होंने पहले से तय कर लिया था कि जो पहले से चली आ रही हैं इंडस्ट्रीज उनको हम बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं करेंगे, उनको बंद नहीं करेंगे, लेकिन इसीलिए उनको मिक्स सेक्टर में रखा गया, क्योंकि अगर उन्हें मोनोपोली सेक्टर में रख देते तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो पहले से चल रही थी, औद्योगिक क्षेत्र जो पहले से चल रहा था, वो सबके सब बंद हो जाता। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी थी वो थी कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर की, नियंत्रित निजी क्षेत्र की। नियंत्रित निजी क्षेत्र से पहले ये चीज और आपको क्लियर कर दूं कि जो ये मिश्रित क्षेत्र में 6 उद्योग रखे गए थे, इनकी खास बात ये थी कि इनकी स्थापना का दायित्व जो है, जब इनको इस्टेब्लिश करने की बात आएगी तो वो सरकार के द्वारा ही की जाएगी। मिक्स सेक्टर का मतलब यहाँ पर नहीं है कि दोनों चलाएंगे, यहाँ पर, क्योंकि मिक्स सेक्टर का एक जनरल नोशन ये होता है कि ऐसे क्षेत्र जो जहाँ पर
स्थापना जो है वो कोई भी निजी क्षेत्र कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। मिक्स सेक्टर का यहाँ पर मतलब ये था कि इन उद्योगों की स्थापना का उत्तरदायित्व तो सरकार के द्वारा निश्चित किया जाएगा, लेकिन जो पुराने होंगे उनको बने रहने दिया जाएगा। नया खोलने की अनुमति वो जब जब तक सरकार से अनुमति नहीं मिल जाएगी, सरकार आवश्यक समझेगी अगर राष्ट्र हित में, तभी वो निजी उद्योगों को नए उद्योग स्थापित करने की या उनके एक्सपेंशन करने की आवश्यकता अगर उसे लगेगी गवर्नमेंट को देश हित में, तभी वो देगी। अन्यथा ऐसा सरकार उसे गवर्नमेंट सेक्टर में ही इन क्षेत्रों को भी रखेगी। दूसरी बात ये थी कि निजी क्षेत्र में जो पहले से चल रही थी यूनिट्स, उनको 10 साल तक की छूट दी गई थी कि अगर 10 साल तक ठीक है, 10 साल तक आप चलाइए, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें ठीक लगा तो राष्ट्रीय हित में जो ये इंडस्ट्रीज पहले से निजी क्षेत्र में चल रही हैं, अगर जरूरत पड़ी तो इनको नेशनलाइज कर दिया जाएगा। तो आप ये सोचिए कि अगर इस तरह का रेजोल्यूशन 1948 में पास हो गया तो इसका कितना बुरा असर पड़ने वाला था आगे आने वाले औद्योगिक क्षेत्र पर, क्योंकि जो भी निजी क्षेत्र में, क्योंकि उसमें तो सारे उद्योग जितने थे वो सब निजी क्षेत्र में ही थे, और जितने उद्योगों के मालिक थे वो सभी इस बात से डर गए थे कि 10 साल के बाद कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दे और अपनी ओनरशिप में ले ले। तो गवर्नमेंट ने ये रेजोल्यूशन पास तो कर दिया था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है आगे आने वाले समय में। तो तीसरी इंडस्ट्री जो थी उसमें जो तीसरी स्थिति थी वो था कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर, यानी इसमें सरकारी नियंत्रण होगा। स्थापना तो निजी उद्योगों की निजी क्षेत्र करेगा, लेकिन इनके डेवलपमेंट का जो दायित्व है वो सरकार का नहीं है, वो निजी क्षेत्र का होगा, लेकिन सरकार उन पर अपना पूरा नियंत्रण रखेगी। यानी जैसे आजकल का हम पीपीपी मोड कह सकते हैं कि जैसे पीपीपी मोड में एक मुश्त सहायता देने का काम सरकार कर देती है और बाकी का जो आगे चलाने का दायित्व है वो प्राइवेट ओनरशिप को दे दिया जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है वो कुछ हद तक बना रहता है। तो ऐसे उद्योगों को इस कैटेगरी में रखा गया था, यानी निजी क्षेत्र तो ठीक है, लेकिन इसमें के पूरा टोटल छूट नहीं दी गई थी निजी क्षेत्र को। इसमें 18 उद्योग रखे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट 18 उद्योग थे, जिसमें मशीन टूल्स थे, चीनी, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये भी सारे वही उद्योग थे जो ऑलरेडी पहले से चले आ रहे थे। तो मशीन टूल्स थे, चीनी उद्योग था, कागज उद्योग था, सीमेंट उद्योग था, सूती वस्त्र था, रसायन उद्योग था। ये सारे के सारे उद्योग जो हैं वो 1948 में जो ये रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके अंतर्गत इसमें रख दिए गए थे। इसके बाद जो चौथी कैटेगरी थी वो चौथी कैटेगरी थी अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान इसमें किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ये था कि इस क्षेत्र में, पर्टिकुलरली इस क्षेत्र में जो ये राष्ट्रीय महत्व के उद्योग हैं, अगर इसमें किसी को अगर नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो उसे अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अब आप ये बात यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो लाइसेंसिंग प्रणाली थी उसका आरंभ 1948 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से ही शुरू हो गया था। उसके बाद जो चौथा क्षेत्र था वो था निजी उद्यम का क्षेत्र। तो अब सीधी सी बात थी कि जो बाकी 3 कैटेगरी से बचे हुए उद्योग थे, यानी 3 ऐसे जो बिल्कुल स्टेट की मोनोपोली में थे, 6 ऐसे जो मिक्स थे, 18 ऐसे जो कंट्रोल्ड थे, इसके बाद जो थोड़े बहुत बचे थे उनको दे दिया गया था प्राइवेट सेक्टर को, कि जिसके बाद जितने उद्योग बचते हैं वो सब के सब अगर निजी उद्योगपति चाहे तो उन्हें खोल सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और थी कि इसमें लघु और कुटीर उद्योगों को भी सम्मिलित किया गया था और एक इस रेजोल्यूशन में इंक्लूड किया गया था और ये कहा गया था कि लघु और कुटीर उद्योग अगर कोई स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज अगर शुरू होती हैं तो इनको किसी प्रकार से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद अगर हम इसके थोड़ी बहुत जो इसकी आलोचना की जाती है, उस आलोचना में ये कहा जाता है कि चूंकि बिल्कुल शुरुआती स्थिति थी, बिल्कुल आरंभ में ये औद्योगिक नीति लाई गई थी, तो इसका जो प्रभाव पड़ा था वो जैसा अभी आपको बताया कि सबसे खराब प्रभाव पड़ा था कि जो निजी क्षेत्र था
वो राष्ट्रीयकरण से बहुत डरा हुआ था कि अगर कभी ऐसा ना हो कि नेशनलाइजेशन हो जाए, जिसका असर ये पड़ा कि उद्योगों में जो निजी क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट था, जो निवेश था, वो घट गया था आगे चल करके। इसका जो बुरा प्रभाव था वो सबसे ज्यादा था। और दूसरी बात ये थी कि मिक्स्ड इकोनॉमी पर, जैसा आप देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, तो इसका जो फोकस था वो पूरी तरह से था तो मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन पूरी तरह से सोशलिस्टिक इकोनॉमी ओरिएंटेड था, समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ उन्मुख था, क्योंकि ज्यादा कंट्रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर का, यानी सरकार का। दूसरी बात ये थी कि उस समय चूंकि केंद्र और राज्य दोनों डेवलप हो चुके थे, यानी बन गए थे उस समय तक, धीरे धीरे हालांकि 1948 के बाद बने हैं, लेकिन कुछ राज्य तो थे ही। तो केंद्र सरकार जो बनेगी वो राज्य सरकारों से किस तरह से कोऑर्डिनेट करेगी, फिस्कल फेडरेशन जिसको हम कहते हैं, उसको इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी कि स्टेट ओनरशिप में क्या जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप में क्या जाएगा। इस रेजोल्यूशन में इन सबको बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं किया गया था। और उसी का नतीजा ये था कि जो ये इंडस्ट्रीज थी, इन सारी इंडस्ट्रीज में जो डेवलपमेंट था वो हैम्पर्ड हुआ आगे चल के, और फिर इसी वजह से नए नए एक्ट और नई जो पॉलिसी थी 1956 की, वो लानी पड़ी सरकार को। तो इसके बाद हम देखते हैं दूसरी जो स्थिति थी वो थी औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, जिसको शॉर्ट में इडरा कहा जाता है। ये 1951 में लाया गया था। इडरा लाने का कारण क्या था? इसको लाने का कारण ये था, ये सुनिश्चित करना था कि जो उद्योग हैं उनकी स्थापना के लिए लाइसेंस लिया जाए। निश्चित रूप से इसीलिए ये लाया गया था क्योंकि लाइसेंसिंग प्रणाली का आरंभ कहते हैं इसी अधिनियम के द्वारा, इडरा के द्वारा आरंभ हुआ था। यानी उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस भी प्राप्त किया जाए और साथ ही एक्सपेंशन जब उनका किया जाए तो भी सरकार से उसकी अनुमति ली जाए। और इसीलिए एक जो इनके लिए एक सूची बनाई जाए। लाइसेंस जारी करने के लिए सरकार ने यह तय किया कि लाइसेंस जारी करने के लिए एक शेड्यूल बनाएंगे, जिनमें लाइसेंस दिया जाए या जिनमें लाइसेंस ना दिया जाए, इसके लिए। और उन उद्योगों की एक ऐसी जब अनुसूची बन जाएगी कि जो लाइसेंस के अधीन लिखे हुए हैं, अनुसूची में आप जानते हैं कि जब लिखित में आ जाता है तो कोई इफ एंड बट नहीं रहता और केवल लाइसेंस उन्हीं को मिलेगा जो उस सूची में होंगे। तो ये व्यवस्था इस समय की गई थी। और औद्योगिक लाइसेंसिंग के समय खास बात ये थी कि औद्योगिक लाइसेंस का जो एक उद्देश्य था वो ये था कि जो योजना की शुरुआत हो गई थी 1951 से, पंचवर्षीय योजनाओं की, क्योंकि प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हो चुका था और योजनाओं में जो प्रायोरिटीज तय की गई थी, जो प्राथमिकताएं तय की गई थी, तो उसमें जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उनको अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके, उनको एलोकेट करके, उनको मैनेज करके प्रायोरिटीज के हिसाब से उनको बांटा जा सके, ये इसका एक मेन उद्देश्य था। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो लघु उद्योग थे, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इस पर एक बार प्रश्न आया है, केवल लघु उद्योगों को लाइसेंस से छूट दी गई थी। जो 1948 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें भी ऑलरेडी ये दिया गया था कि जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको किसी प्रकार से किसी भी तरह का कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग स्थापित हों, लघु उद्योग ही नहीं, केवल जो कुटीर उद्योग हों, उनको भी इस अधिनियम से मुक्ति दी गई थी। इसके अंतर्गत लघु और कुटीर उद्योग दोनों को इससे मुक्ति दी गई थी। और साथ ही एक बात और कही गई थी कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापना होती है अगर उद्योगों की, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि इस शेड्यूल से बाहर कर दिए जाए। दूसरा बात यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि इसका उद्देश्य क्या था, तो बिल्कुल जैसा कि क्लियर है कि इसका उद्देश्य था सरकार को सशक्त बनाना। ये मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो पावर है कंट्रोल करने की इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, वो पूरी तरह से सरकार के पास रहे। प्रोडक्शन करने के लिए अगर लाइसेंसिंग व्यवस्था है तो निश्चित रूप से जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से सरकार के पास रहेगा।
और इसमें दूसरा उद्देश्य जो था वो ये था कि उद्योगों के विकास के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाए, औद्योगों की विकास की जो पैटर्न और दिशा है वो सरकार निश्चित करे, उसको सरकार रेगुलेट करे। और तीसरी बात ये थी कि चूंकि जो योजनाएं हैं वो आरंभ हो चुकी हैं, तो जनहित में औद्योगिक जो उपक्रम है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, जो उनको जैसी वो चल रही हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनके जो रिजल्ट हैं, इन सबको जो पब्लिक इंटरेस्ट है, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए उसको कंट्रोल करना, क्योंकि जो निजी व्यापारी है, निजी इंटरप्राइज है, वो निश्चित रूप से लाभ के लिए काम करता है। तो इसीलिए सरकार की ये मंशा थी कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो शेड्यूल बने उसमें ऐसे उद्योगों को रखा जाए, लाइसेंस लेने की व्यवस्था उनके लिए की जाए, जो जनहित के प्रोडक्ट या उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन करते हैं और लघु उद्योग की श्रेणी से बाहर आते हैं। हाँ, जो लघु उद्योग की श्रेणी से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद जो अगली नीति थी वो 1956 की थी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि 1956 की जो नीति आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, वो ऐसे समय में आई जब पंचवर्षीय योजनाओं का जो पूरा फोकस था वो औद्योगिक क्षेत्र की तरफ किया गया, औद्योगिक क्षेत्र के विकास की तरफ किया गया। तो इसीलिए इस पॉलिसी को केवल कहा जाता है कि भारत में दो ही पॉलिसीज ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एक तो उसमें से ये है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, और दूसरी जो 1991 में आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म या आर्थिक सुधारों के बाद लाई गई थी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में जो आया, ये एक ऐतिहासिक नीति थी, लैंडमार्क पॉलिसी भी इसको कहते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन तो देश के लिए पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन था, वो डेवलप किया गया था, और दूसरी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था 1956 का, ये भी एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन ये क्योंकि बहुत सारे नियम इसके अंतर्गत लाए गए थे, जैसे संविधान के अंतर्गत बहुत सारे चीजें उसमें निश्चित की गई थी, उसी तरह से भारत का आर्थिक विकास कैसे होगा, उसमें जो 1948 की पॉलिसी थी उसमें बहुत सारे सुधार किए गए, बहुत सारे संशोधन किए गए। इसीलिए इस नीति को भारत के आर्थिक संविधान के रूप में जाना जाता है। और एक बात और कही जाती है कि आज के समय में जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं, उनका जो पूरा ढांचा है वो इसी औद्योगिक नीति के आधार पर बना है। इसी औद्योगिक नीति के द्वारा ही उनको विकसित करने की कोशिश की गई थी उस समय 1956 में जब इसे लागू किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था आर्थिक विकास की गति को तेज करना। सिंपल सी बात है कि चूंकि उस समय जो डेवलपमेंट था वो काफी खास तौर से उद्योगों का वो बहुत स्लो था, इसलिए आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना और औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करना। उसके अलावा जो अगला उद्देश्य था वो ये था कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको काफी तेजी से विस्तार किया जाए, उनको काफी तेजी से बढ़ाया जाए। उसके बाद जो सहकारी क्षेत्र है, कोऑपरेटिव सेक्टर है औद्योगिक क्षेत्र का, जिसपे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज चलाना भी इसके अंतर्गत था, वो भी इसमें लाया गया, इसमें इंक्लूड किया गया। उसके अलावा जो अगला इसका उद्देश्य था वो था मशीन बनाने वाले, क्योंकि आपको याद होगा जब महालनोबिस मॉडल की चर्चा की थी कल के लेक्चर में, तो आपको ये भी बताया था कि 1955 के बाद 1956 में जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी, तो उसका पूरा फोकस इस बात पर था कि मशीन बनाने वाले और बड़े बड़े संयंत्रों की स्थापना देश में की जाए, क्योंकि जब भारी उद्योगों की स्थापना देश में होगी तभी देश का विकास हो पाएगा, ऐसा नीति निर्माताओं को लगा था। और इसी कारण जो ये पॉलिसी थी उसका एक मुख्य उद्देश्य था
मशीन बनाने वाले भारी उद्योगों की देश में स्थापना करना और उनका विकास करना, जिससे जो गवर्नमेंट जो है वो इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, ऐसी व्यवस्था इस पॉलिसी में की गई थी। अगला जो है वो बहुत सिंपल सी बात है कि संपत्ति और आय के वितरण की असमानताओं को कम करना इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट उद्देश्य था। और उसके अलावा जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब सरकार ने ये नीति सब सरकार लेकर के आई तो उसे पता था कि देश में केवल निजी क्षेत्र के ही उद्योग चल रहे हैं और पूरा का पूरा जो एकाधिकार है, जो पूरी मोनोपोली है, वो प्राइवेट सेक्टर की है। तो प्राइवेट सेक्टर का जो मोनोपोली है, जो सेंट्रलाइजेशन है इकोनॉमिक पावर का, क्योंकि निश्चित रूप से हालांकि आज भी स्थिति वही है कि कहते हम जरूर हैं कि सरकार के हाथ में पूरी शक्ति है, जनता के हाथ में पूरी शक्ति है, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो जब भी क्रिटिसाइज किया जाता है तो कहा जाता है कि किसके पास है पूरी शक्ति? पूंजीपतियों के पास, औद्योगिक क्षेत्र के पास। तो उद्देश्य तो हर सरकार का ये रहा है कि निजी क्षेत्र पर नियंत्रण किया जाए, आर्थिक शक्तियों का जो सेंट्रलाइजेशन है उसे रोका जाए। तो ये पॉलिसी फिलहाल इसी उद्देश्य के लिए लाई गई थी कि जो मोनोपोलिस्ट हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो ऐसे उद्योग स्थापित हैं जिसमें सरकार का कोई उद्यम नहीं है, उनको कंट्रोल किया जाए। इसीलिए लाइसेंसिंग व्यवस्था उससे पहले ही ले आई गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें किया क्या गया था। तो इसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1956 का जो ये रेजोल्यूशन आया था, जो औद्योगिक नीति आई थी, उस समय उद्योगों की 3 कैटेगरी बनाई गई। पहली कैटेगरी थी अनुसूची ए, शेड्यूल ए। जैसा अभी आपको बताया कि इसमें यह कहा गया ना कि शेड्यूल बनाए जाएंगे, तो 3 तरह के शेड्यूल बनाए गए। 3 तरह के शेड्यूल बनाने की बात की गई। एक था शेड्यूल ए, जिसमें केवल वो उद्योग रखे जाएंगे जो केंद्रीय सरकार के एकाधिकार में रखे जाएंगे। अब आपको याद होगा कि 1948 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को की जो ओनरशिप थी उसको अलग अलग नहीं किया गया था। तो उस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर ये एक अनुसूची लाई गई कि केंद्रीय सरकार के अधीन आने वाले कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होंगी, कुछ ऐसे सेक्टर होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत ही निश्चित रूप से, लेकिन केंद्र सरकार के अंतर्गत। और इसमें वो उद्योग रखे गए जो प्रथम श्रेणी के थे, उनको कहा गया फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट स्टैंडर्ड के इंटरप्राइजेस, या ऐसे उद्योग जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से ये 4 उद्योग थे। 4 उद्योग में सबसे पहला आता है जो गोला बारूद और हथियार बनाने के उद्योग थे, अस्त्र शस्त्र उद्योग जिनको कहते हैं, परमाणु ऊर्जा थी और रेलवे। ये 3 तो ऑलरेडी पहले से चले आ रहे थे। इन तीनों को केंद्र सरकार ने अपने शेड्यूल में रखा। इसके साथ रेलवे के साथ इसमें जोड़ दिया था एक वायु परिवहन। याद रखिएगा कि इसमें रेलवे के साथ वायु परिवहन को रेलवे के साथ वायु परिवहन को भी जोड़ दिया गया था। वायु परिवहन भी इसमें जोड़ दिया गया था। बाकी तो वही 3 थे जो पहले वाले पॉलिसी के अंतर्गत रखे गए थे। तो वायु परिवहन को इसमें और ऐड कर दिया गया कि जो एविएशन सेक्टर है वो भी केंद्र सरकार की मोनोपोली में ही होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि निजी क्षेत्र को इनमें काम करने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी किसी भी प्रकार से। यानी इसमें लाइसेंस कोई मांगने की भी स्थिति नहीं कर सकता था, किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस ले भी नहीं सकता था, क्योंकि हालांकि ऐसे सारे ये 3 तो थे ही, उसके अलावा जो पहली कैटेगरी थी, उस पहली कैटेगरी में टोटल 17 उद्योग थे। टोटल 17 उद्योग रखे गए थे, लेकिन ये 4 ऐसे थे जो केंद्र सरकार के पास थे। इसमें से ये बिल्कुल था कि किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं मांगेगा निजी क्षेत्र। बाकी के जो 13 थे उसमें ये कहा गया कि जो नई यूनिट्स हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट सरकार करेगी। एस्टेब्लिशमेंट सरकार जरूर करेगी, लेकिन इनमें जो पहले से काम करने वाले जो इंडस्ट्रीज पहले से एस्टेब्लिश हैं
वो उनको काम करते रहने की अनुमति दी जाएगी। यानी ये पॉइंट लिया गया था 1948 की जो औद्योगिक नीति थी वहां से। लेकिन और ये भी कहा गया कि ठीक है, अगर ऐसा लगा देश में कि सरकार बहुत ज्यादा, बाकी की 13 उद्योगों की बात मैं कर रही हूँ, इन तीन में तो बिल्कुल, इन 4 में तो बिल्कुल किसी तरह से भी निजी उद्योग को परमिशन नहीं थी अपना इंटरफेरेंस करने की। लेकिन जो बाकी के 13 उद्योग थे उसमें ये कहा गया कि कोई बात नहीं, इसमें अगर निजी क्षेत्र को आवश्यकता पड़ी तो सरकार नई इकाइयां भी लगाने की अनुमति दे देगी। तो ये जो 17 क्षेत्र इसमें रखे गए थे, जो 17 एंटरप्राइजेस में रखे गए थे, इनको कहा गया उस समय से ही पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिनको हम लोग जब आज याद करते हैं, हम लोग इनको जब हम कहते हैं तो हम क्या बोलते हैं इनको? PSU कहते हैं ना शॉर्ट में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, है ना। तो जो सरकार के एकाधिकार के क्षेत्र थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं PSUs, these included those industrial units too which were taken over by the government between 1960 to 1980। किस लिए? 1960 और 1980 के मध्य में जो ऐसे उद्योग थे जिनको सरकार ने टेक ओवर कर लिया। किस लिए टेक ओवर कर लिया? नेशनलाइजेशन के ड्राइव के अंतर्गत। वो सारे उद्योग भी इसी के अंतर्गत रखे गए थे। तो अब आते हैं अनुसूची बी पर। ये जो अनुसूची बी है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मिश्रित क्षेत्र थे, मिक्स सेक्टर, बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस। यानी इसमें ऐसे उद्योग रखे गए थे जिनमें स्वामित्व निजी क्षेत्र के लिए भी था और सरकार के लिए भी था। इसमें जो कुल उद्योग रखे गए थे उनकी संख्या थी 12। यानी जो पहला अनुसूची ए थी उसमें 17 उद्योग थे, जिसमें से 4 पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन थे। लेकिन जो मिश्रित क्षेत्र के अंतर्गत थे उसमें राज्य सरकारों को भी इसमें परमिशन दे दी गई थी। तो मिश्रित क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट इंटरप्राइजेस दोनों को इसके अंतर्गत रखा गया था। निजी स्वामित्व वाले और राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार थी उसके अधीन भी जितने उद्योग थे उन सबको इसके अंतर्गत रखा गया था। मिक्सचर क्षेत्र था, यानी दोनों का स्वामित्व हो सकता था। इसके अलावा जो तीसरी सूची थी अनुसूची सी, उसमें केवल निजी उद्योग रखे गए थे। केवल निजी उद्योगों में इन दोनों अनुसूचियों में शामिल किए गए, जो शामिल नहीं किए गए थे उन सारे उद्योगों को अनुसूची सी में रख दिया गया। जो ऊपर के 2 बचते हैं 17 और 12, उनके अलावा जितने उद्योग बचे थे उन सबको अनुसूची सी या शेड्यूल सी के अंतर्गत रख दिया गया था। इनको पूरी तरह से निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया था। कि लेकिन ऐसा नहीं था कि स्टेट ने कहा कि इसमें हम किसी तरह का उद्योग नहीं खोल सकते। एक जो राइट था तीसरी श्रेणी में भी इंडस्ट्रीज को खोलने का, वो भी सरकार ने अपने पास रखा था। तो सरकार ने ये कहा कि वो अगर आवश्यकता पड़ेगी तभी वो इसमें अपने उद्योग स्थापित करेगी। तो दूसरी बात ये थी कि 1956 की जो औद्योगिक नीति थी, इसमें जब इसकी आलोचना की जाती है तो ये कहा जाता है कि जो निजी क्षेत्र है उसको अभी भी पूरी तरह से फुल हैंड नहीं दिया गया था। जो 1956 की औद्योगिक नीति है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र को इतना ज्यादा महत्व दिया गया था, जिसकी वजह से जो निजी क्षेत्र था उसको ये लगता था कि अगर वो अपने प्लांट और बाकी सारी चीजों को अगर बढ़ाएगी तो उसका नतीजा ये होगा कि आगे चलकर जब नेशनलाइजेशन होगा या और कोई प्रॉब्लम होगी तो सरकार के पास इतने राइट हैं कि वो उसको कभी भी अपने हैंड ओवर कर लेगी, टेक ओवर कर लेगी। और चूंकि संविधान लागू हो चुका था, नियम कानून तमाम तरह के लागू हो चुके थे, गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो चुकी थी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये कहा गया था कि जब इसकी आलोचना की जाती है तो ये कहा जाता है कि निजी क्षेत्र को अभी भी बहुत ज्यादा रोक करके रखा गया था, उनपे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन फिर भी रखे गए थे। लेकिन ये औद्योगिक नीति ऐसी थी
जिसका नुकसान कम था और लाभ बहुत ज्यादा थे। आगे आने वाले समय में ऐसा देखा गया कि इसकी वजह से जो कुटीर लघु उद्योग हैं उनका भी विकास हुआ। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की बात की गई थी इसमें। जो एनर्जी के शक्ति के साधन है, जो परिवहन की सुविधाएं हैं, उनको विस्तार करने की बात की गई थी, उनको आगे बढ़ाने की बात की गई थी। और कोई बुराई नहीं थी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का ढांचा जो है वो और स्ट्रांग बनाया जाए, ऐसा उद्देश्य लेकर के ये औद्योगिक नीति आई थी। लेकिन समस्या वही थी कि इसमें रिस्ट्रिक्शन जो थे वो बहुत ज्यादा थे निजी क्षेत्र के लिए। उसके बाद अगली हम देखेंगे जो अगला एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आया था 1969 में। इस पॉलिसी स्टेटमेंट का जो उद्देश्य था वो ये वास्तव में एक लाइसेंस नीति थी। जो 1969 में ये जो पॉलिसी आई थी, ये एक लाइसेंसिंग पॉलिसी इसको कहा जाता है। लाइसेंस से रिलेटेड, चूंकि पूरी तरह से लाइसेंस बेस्ड थी, इसीलिए इसको लाइसेंस नीति भी कहा जाता है। और इसको लाने का जो उद्देश्य था वो था कि इकोनॉमिक पावर अपने हाथ में रखी जाए, जो सेंट्रलाइजेशन है वो निजी हाथों में ना जाने पाए। और एक और बहुत बड़ा उद्देश्य था, जब अभी आगे एमआरटीपी एक्ट बताएंगे आपको, तो इसका उद्देश्य था, इसमें जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कमियां रह गई थी 1956 की औद्योगिक नीति की, उसको दूर करना इसका एक उद्देश्य था। और इसमें जो नई औद्योगिक लाइसेंस नीति की घोषणा की गई थी, किसके अंतर्गत? एमआरटीपी के अंतर्गत। यही मैं आपको बताना चाहती थी कि इसमें पूरी तरह से एमआरटीपी एक्ट की ही बात की गई थी कि एमआरटीपी एक्ट 1969 में लाया गया था इसी नीति के विवरण के अंतर्गत, जिसका पूरा नाम है एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियां अधिनियम। तो बिल्कुल क्लियर है कि एकाधिकार पर रोक लगाने के लिए, बिल्कुल क्लियर है कि ऐसी व्यापारिक पद्धतियां जो थी, जो रिस्ट्रिक्टेड थी लेकिन फिर भी वो चल रही थी, उनको रोकने के लिए एमआरटीपी एक्ट लाया गया था इस नई औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत। और इसी के साथ साथ 1969 में ही एमआरटीपी चूंकि एक्ट लाया गया था, तो एक एमआरटीपी कमीशन की भी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि वो इस एमआरटीपी एक्ट को पूरी तरह से लागू करे और इसका पूरा नियमन करे और पनिशमेंट दे। सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट की भी व्यवस्था की जाए, और इसमें जो उद्योगपति ऐसा करते हैं उनको सजा भी मिले। तो आज जल्दी से हम देखते हैं कि ये एमआरटीपी एक्ट 1969 आखिर था क्या। तो जैसा इसके नाम से क्लियर है, इसका नाम है एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियां। और इसका उद्देश्य अभी जैसा आपको बताया कि 3 मुख्य उद्देश्य थे। आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण, उसको कंट्रोल करना, इकोनॉमिक पावर को कंट्रोल करना, मोनोपोलिस्टिक जो बिहेवियर है, जो अनुचित प्रथाएं हैं, उनको नियंत्रित करना। यहाँ पर एक शॉर्ट में जो ऐसी मोनोपोली एक्टिविटीज हैं जो नहीं होनी चाहिए, उनको नियंत्रित करना। तो जल्दी से देखते हैं कि ये क्या है। एकाधिक मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस क्या हैं, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब देश आजाद हुआ और उद्योगों की स्थापना शुरू की गई, तो ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत खराब तरीके से होने लगी थी, और उसमें ऐसी प्रथाएं चल गई थी जिसमें एक ही उद्देश्य था कि अपनी जो मोनोपोली है, वो इंडस्ट्री जो है वो चाहती थी कि जो अपनी मोनोपोली है उसको बनाए रखे। उसके लिए वो क्या करती थी, इंडस्ट्री से दूसरी फर्मों को बाहर निकालने का काम करती थी, क्योंकि एकाधिकार का मतलब है किसी एक का अधिकार। तो बाजार में जब कीमतों को बढ़ाए रखने के लिए जब इस तरह के व्यवहार किए जाते हैं, जो बहुत ही ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती हैं जो बहुत गलत होती हैं, जैसे जो मानक निश्चित किए गए हैं, जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, उनको फॉलो न करना, जो ये फ्री उपहार बेचना और इनाम योजना थी। आपको ध्यान होगा कि लॉटरी सिस्टम भी बाद में इसीलिए खत्म किया गया क्योंकि वो इसके अंतर्गत आता था। तो मुफ्त उपहार ऑफर और इनाम योजना जो इसके आई थी, वो भी इसके अंतर्गत प्रोहिबिट की गई। उसको कहा गया कि ये इसके अंतर्गत आता है और मना किया गया।
हालांकि बाद में जब संशोधन हुआ 1991 में तो बाद में वो प्रैक्टिसेस फिर से शुरू हुई, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इसमें इस पर रोक लगाई गई थी कि बाजार में कीमत बढ़ाने के लिए अगर कोई बहुत यूजफुल वस्तु है और उसको अगर जमा कर लेते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, बेचने के इरादे से छिपा करके रखते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई घट जाए और कीमतें बढ़ जाएं, तो ये गलत है। दूसरी बात ये थी कि विज्ञापन अगर कोई कर रहा है और विज्ञापन में प्राइस कोई इस तरह से बता रहा है जैसे आजकल भी होता है, लेकिन उस समय अब चूंकि संशोधन हो चुका है तो अब आराम से विज्ञापनों में दिग्भ्रमित किया जाता है कंज्यूमर को। लेकिन उस समय जब ये एमआरटीपी एक्ट आया था तो उसमें कहा गया था कि अगर विज्ञापन में मूल्य का उल्लेख इस तरह से किया जाए कि वो सामान्य कीमत से कम है, जैसे आजकल कहा जाता है ना 99 रुपए रख दिया तो वो 100 रुपए से कम लगता है, तो अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस की जाती हैं तो ये गलत है। ये भी इसके अंतर्गत रखा गया था, जो प्रतिबंधात्मक प्रथाएं थी उसके अंतर्गत और एकाधिकार प्रथाओं के अंतर्गत। दूसरी बात ये भी कही गई थी कि जो व्यक्ति विज्ञापन देखता है, अगर वो विज्ञापन देखता है या पढ़ता है, अखबार में पढ़ता है, तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसे ऐसा निश्चित रूप से लगना चाहिए कि जिस कीमत का उल्लेख यहाँ पर किया गया है वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है और ये ट्रेड प्रैक्टिसेस आजकल तो काफी ज्यादा तेजी से चल रही हैं। दूसरी बात अगर आप देखें तो एकाधिकार प्रथाओं के अंतर्गत जो चीजें रखी गई थी उसमें ये था कि अनुचित रूप से यानी अनरीजनेबली हायर प्राइसेस चार्ज करना मोनोपोलिस्ट होने के नाते। अगर कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कीमत चार्ज करती है केवल इसलिए कि उस क्षेत्र में वो अकेली कंपनी है तो ये गलत है। जो नीति थी ये कंपटीशन जो अलग तरह का था, जो कंपटीशन का पोटेंशियल है, अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री ऐसी पॉलिसी बनाती है कि कंपटीशन घटे, जिसको प्राइस वॉर भी कहते हैं, अब तो ये बहुत प्रैक्टिस में है, लेकिन उस समय ये लाया गया था कि अगर कंपनियां इस तरह की पॉलिसी बनाती हैं कि मार्केट से दूसरी कंपनियां बाहर हो जाएं और जो कंपटीशन है वो कम हो जाए, तो ये रॉन्ग मोनोपोली प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आएगा और इसे एमआरटीपी एक्ट में रखा जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। पूंजी निवेश और तकनीकी विकास को अगर कोई इंडस्ट्री हैम्पर करती है और उसको रोकने का प्रयास करती है तो ये भी एकाधिकार के प्रथाओं के अंतर्गत, रॉन्ग एकाधिकार प्रथाओं के अंतर्गत आएगा और एमआरटीपी एक्ट में उसके लिए सजा की व्यवस्था की गई थी। उसके अलावा जो रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस थी उसमें जैसा आप देख रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जिनसे ये कहा गया है कि इनसे किसी प्रकार की खरीद बिक्री नहीं होगी, जिस पे सरकार रोक लगाती है, उनसे किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त नहीं होगी, ना तो उनको बेचा जाएगा ना ही उनसे खरीदा जाएगा। किसी ग्राहक को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है उस एरिया से बाहर किसी भी तरह का बिक्री जो है वो किसी तरह की नहीं की जाएगी। बायकॉट किसी भी तरह का नहीं किया जाएगा जिससे मोनोपोली प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिले, और कार्टेल जो है वो किसी भी स्थिति में नहीं बनाने दिया जाएगा। कार्टेल जैसे अभी आपको बताया था कि जो विक्रेता होते हैं, जैसे मंडियों में अभी जब पढ़ा रहे थे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म तो आपको बताया था कि जो होलसेलर थे वो कमीशन एजेंट के साथ मिलकर के कार्टेल बना लेते थे, यानी ग्रुप बना लेना और ग्रुप के माध्यम से एक ही कीमत तय कर लेना, जैसा ओपेक कंट्रीज करती हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जो देश ऐसे हैं जो तेलों का उत्पादन करते हैं, वो एक कार्टेल बना लेते हैं, यानी कीमतों का निर्धारण कितनी कीमत हम तय करेंगे वो मिलकर के तय कर लेते हैं। तो ज्यादा होने के बाद भी चूंकि वो एक हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो एक मोनोपोलिस्ट की तरह, एक एकाधिकारी की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो कीमत कितनी निर्धारित हो ये भी वही तय करते हैं और एक जो तय हो जाता है उसे सभी मानते हैं। इसके अलावा सप्लाई कितनी करनी है ये भी वही तय कर लेते हैं। तो एक तरह से ये पूरा मोनोपोलिस्ट बिहेव करते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो इस एक्ट के अंतर्गत आएगा और सरकार ने कहा कि फिर उसको फिर इसके अंतर्गत जो पनिशमेंट है एक्ट के अंतर्गत, जो तमाम सारे एक्ट जो प्रावधान है उसके अंदर उसको सजा मिलेगी। एक बात और कही गई थी कि अगर बहुत सस्ती कीमत पर, यानी कॉस्ट से भी कम कीमत पर अगर कोई, जैसे सेल लगती है आजकल 100 रुपए में प्रोडक्ट सेल होते हैं, 90 रुपए में प्रोडक्ट, 50 रुपए में प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, और अगर ऐसा, और
मजेदार बात यह है कि आज भी ऐसा हो रहा है कि अपने पैर जमाने के लिए पहले तो जो नया नया उद्योग होता है वो प्रोडक्ट की कीमत को बहुत कम रखता है, जिससे कंपटीशन से सब बाहर हो जाए। और जब वो एक बार अपने पैर जमा लेता है तो फिर धीरे से वो अपनी प्राइसेस को बढ़ा देता है, अपनी कीमत को बढ़ा देता है। और कंज्यूमर के सामने प्रॉब्लम ये होती है कि चूंकि इंडस्ट्री से बाकी जो फर्म है वो गायब हो चुकी है, तो उसके लिए उस मजबूरी है कि जो जिसने पैर जमा लिए हैं उसी से उसे प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी उनको रोकने के लिए ये एमआरटीपी एक्ट लाया गया था, जिससे किसी भी प्रकार का कार्टेल न बनने पाए और देश को नुकसान ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर 2-3 बार प्रश्न मैंने देखा है कि आया है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन पर ये एमआरटीपी एक्ट लागू नहीं था। किस पर लागू नहीं था? सरकारी कंपनियों पर और सरकार के ओनरशिप वाली जो अंडरटेकिंग्स थी उन पर ये एक्ट लागू नहीं था। उसके अलावा जो ऐसी कंपनी जो सेंट्रल और स्टेट एक्ट के अंतर्गत जिनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, यानी राज्य अधिनियम या केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत जो स्थापित की गई हैं, उन पर यह एक्ट लागू नहीं होता था। ट्रेड यूनियन पर यह लागू नहीं होता था। और ऐसी कंपनियां जिन्हें केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है, उन पर भी ये एक्ट लागू नहीं होता था। यानी सरकारों के स्वामित्व में आने वाले किसी भी प्रकार की कंपनी पर ये एक्ट लागू नहीं होता था। जाहिर सी बात है कि सरकार अगर मोनोपोलिस्ट बने तो कोई बात नहीं, लेकिन निजी क्षेत्र में कोई कंपनी मोनोपोलिस्ट या एकाधिकारी ना बनने पाए, उद्देश्य ही यही था। दूसरा, इसमें जो कोऑपरेटिव समितियां थी, उनके द्वारा जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव समितियां, उनके द्वारा जो चलाए जाने वाले उद्योग थे, उन पर भी ये एक्ट लागू नहीं होता था। उसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे बैंक थे, उसके अलावा जो और वित्तीय संस्थान थे, उन पर भी ये एक्ट लागू नहीं होता था। इसके बाद देखते हैं जो 1973 में औद्योगिक नीति आई थी। ये शॉर्ट में ही देखेंगे क्योंकि लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया था, इसीलिए मुझे लगा कि इसको ये इसमें शामिल करना बहुत जरूरी है। तो ये 1973 की जो औद्योगिक नीति थी, उसने सबसे पहले कोर इंडस्ट्री शब्द जो है वो लिखित में प्रयोग किया औद्योगिक नीति में। इसमें कहा गया एक बात और थी, जो कोर इंडस्ट्रीज थी, कोर इंडस्ट्रीज में जो 6 उद्योग थे उनको इसके अंतर्गत रखा गया था। जैसा आप देख रहे हैं, लोहा और इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, कच्चा तेल उद्योग, तेल शुद्धिकरण यानी ऑयल रिफाइनरीज जो थी, और बिजली का उत्पादन करने वाले जो उद्योग थे, उन सबको कोर इंडस्ट्रीज रखा गया कि ये सब कोर इंडस्ट्रीज हैं। जिसको हम कह सकते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जिसको बेसिक इंडस्ट्रीज पहले कहा जाता था, उन्हीं को एक नाम दे दिया गया कोर इंडस्ट्रीज का। तो इसके अंतर्गत जो बुनियादी ढांचा इंडस्ट्रीज भी इनको कहा जाता था, बुनियादी उद्योग भी इनको कहा जाता था, और जो निजी क्षेत्र के जो फर्म थी, जो उद्योग थे, उनको इन उद्योगों में लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि ये पहले से स्टैब्लिश थे। तो अनुमति दी गई थी। इसमें 1973 के जो स्टेटमेंट आ गया, पहले तो इस पर रिस्ट्रिक्शन था, जो 1948 और 56 की पॉलिसी थी उसमें तो रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन इसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था और ये कहा गया कि इन कोर इंडस्ट्रीज में अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है और लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा तो उसे इसकी अनुमति दी जाएगी, लेकिन शर्त ये थी कि संपत्ति जो है वो 20 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। और 73 में आप जानते हैं कि 20 करोड़ रुपए बहुत अधिक होते थे। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में उसको हम देखें तो वो बहुत अधिक स्थिति होती थी। और एक तरह से जो पीपीपी मॉडल था उसको भी इसमें आगे बढ़ाने की बात की गई थी। जो ज्वाइंट सेक्टर है, कह सकते हैं कि जो ज्वाइंट सेक्टर है उसको बढ़ाने की बात की गई थी। इसीलिए ये कहा गया कि कोर इंडस्ट्रीज में जो रिस्ट्रिक्शन है लाइसेंस का वो खत्म कर दिया जाएगा, और अगर लोग चाहें जिनके पास अच्छा निवेश करने के लिए पैसा है, क्योंकि सरकार देख चुकी थी कि उसके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। आपको जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे पंचवर्षीय योजनाओं में, तब भी बताया था कि इस समय जो मंदी है, रिटार्डेशन है, जिसे मंदी का फेज कहा जाता है, वो फेज आरंभ हो गया था और सरकार को ये महसूस हो गया था कि तमाम सारे युद्ध लड़ने के बाद और तमाम सारे अकाल झेलने के बाद सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि जो इन बेसिक इंडस्ट्रीज को वो एस्टेब्लिश कर चुकी है, जिन भारी उद्योगों को या बेसिक उद्योगों को, बुनियादी उद्योगों को, उन्हें वो आगे रन कर सके, चला सके।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें एक एक्ट इसमें लाया गया, फेरा, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो लाने का रीजन था वो भी आगे बताती हूँ, लेकिन ये इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत ज्यादा आलोचना की गई थी फेरा की, लेकिन ये फेरा फिर भी बहुत सारे संशोधनों के साथ बहुत लंबे समय तक चला। और जब 1991 की नीति आई विदेशी विनिमय से संबंधित, जो कि बहुत सारी चीजें सरकार परेशान हो चुकी थी आर्थिक सुधारों से पहले, तो सरकार ने 1999 में फेरा के बदले एक नया एक्ट ले आई, उसको संशोधित करते हुए फेमा। तो मैं जब फेमा बताऊंगी तो आपको साथ में वो भी बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या था। लेकिन चूंकि इस स्टेटमेंट के थ्रू इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये वास्तव में था क्या। तो आते हैं इस पर कि ये फेरा या जिसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये क्या था। वास्तव में ये बहुत ही खराब रेगुलेशन एक्ट था, जिसमें विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय पर, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है विदेशी विनिमय, विदेशी विनिमय यानी जब कोई व्यापारी अन्य देशों से, या कोई व्यापारी या कोई उद्यम या कोई उद्योग या कोई इंडस्ट्री जब किसी दूसरे देश से वस्तुओं को आयात करता है या उन्हें अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है यानी निर्यात करता है, तो उससे क्या होता है, विदेशी मुद्रा जनरेट होती है। और ये प्रोसेस जो कहलाती है वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है, विदेशी विनिमय कहलाती है। क्यों? क्योंकि मुद्राओं का आदान प्रदान इसमें होता है। जब इंपोर्ट करेगा देश या कोई उद्यमी, तो उसमें फिर क्या करेगा, विदेशी अपने देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदल करके उसे बाहर भेजेगा, और जब बाहर को एक्सपोर्ट करेगा तो जो मिलेगा वो विदेशी मुद्रा मिलेगी। तो विदेशी मुद्रा का चूंकि लेन देन होता है विदेशी विनिमय के माध्यम से, फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से, तो ऐसे समय में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट लाया गया था। और इस एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे उनका उद्देश्य तो ये था कि जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली लगा दिए गए थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, तो जो उद्देश्य था वो ये था कि विदेशी मुद्राओं का प्रिजर्वेशन हो सके और जो उनका यूज है वो अच्छा हो सके, सदुपयोग हो सके। उद्देश्य तो यही था, लेकिन इतने कड़े प्रावधान थे, ट्रांसपेरेंट तो ये था, लेकिन इतने कड़े प्रावधान थे, इसलिए कहा जाता है कि ये जेनरस नहीं था, उदार नहीं था। किसके लिए? ऐसे व्यापारियों के लिए जो एक्सपोर्ट करना चाहते थे या बाहर से अपने उद्योग को डेवलप करने के लिए इंपोर्ट करना चाहते थे, उनके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। इसीलिए इस जो ये कानून था, इसको, इस एक्ट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया और इसे ड्रैकोनियन एक्ट का नाम दिया गया था, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, उनके द्वारा, कि ये एक्ट जो है ये देश में विकास को बहुत हद तक प्रभावित करेगा और देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओपन मार्केट है, ओपन इकोनॉमी है, और अगर ओपन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चल रहे हैं तो ये एक्ट किसी भी हद तक जो बहुराष्ट्रीय निगम है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनको रोकेगा। इसलिए जो है, क्योंकि इसमें ये भी प्रावधान किया गया था कि जो विदेशी बहुराष्ट्रीय निगम है उनको देश में अपनी सहायक कंपनियां अगर स्थापित करनी है तो उसके लिए एक तो सरकार से बहुत कड़े प्रावधानों के अंतर्गत लाइसेंस लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, और दूसरी बात यह है कि एक सर्टेन लिमिट तय कर दी गई थी कि केवल इसी लिमिट तक विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की गई थी। तो इतना ही काफी है इसके अंतर्गत। जल्दी से हम देखते हैं जो अगली औद्योगिक नीति है वो है 1977 की। क्योंकि दिसंबर 1970 चूंकि जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी, इसीलिए दिसंबर में जनता पार्टी की सरकार ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की। और स्टेटमेंट इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये घोषणा पार्लियामेंट में की तो गई थी, बट कोई रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश नहीं की गई थी, केवल एक स्टेटमेंट विवरण जैसा बना करके और सदन में रख दिया गया था।
इस औद्योगिक नीति में बहुत सारी चीजें प्रतिबंधित की गई जो पहले से चली आ रही थी, खास तौर से 1956 की जो पॉलिसी थी उसके अंतर्गत जो बहुत सारी चीजें थी उनको प्रतिबंधित किया गया था। तो ध्यान तो इसमें भी वही था कि विकेंद्रीकरण हो, उद्देश्य तो वही था। इस विकेंद्रीकरण को जो आगे से चला आ रहा है उसको ही कंटिन्यू किया गया। सवाल ये है कि नया क्या लाया गया। तो लघु उद्योगों को इसमें प्रायोरिटी दी गई, जो भारी उद्योग थे उनकी जगह पर। और जो एक और इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि लघु उद्योगों में एक नया वर्ड यूज किया गया। ये जहां पर नए नए शब्द यूज किए गए जैसे कोर इंडस्ट्री, टिनी सेक्टर, ये याद रखिएगा कि ये कब और किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में यूज किए गए थे, क्योंकि इन पर प्रश्न आते हैं। तो जो कोर इंडस्ट्री थी अभी आपने जैसे देखा कि वो पिछली जो औद्योगिक विवरण था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसमें स्मॉल सेक्टर को पहली बार ऐसा हुआ कि स्मॉल सेक्टर को 3 भागों में बांट दिया गया था, कॉटेज एंड हाउस होल्ड सेक्टर में, टाइनी सेक्टर में और स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज में। यानी एक टाइनी सेक्टर करके एक नया वर्ग बनाया गया, बहुत छोटा, बहुत छोटा, पहली बार ये बनाया गया। और ये कहा गया कि ऐसी यूनिट जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, जो मशीनरी और इक्विपमेंट है उसमें अगर 1 लाख रुपए तक का इसमें इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहा है, 1 लाख रुपए तक का, क्योंकि 1 लाख रुपए से ऊपर कॉटेज एंड हाउस होल्ड सेक्टर में आ जा रहा था, 1 लाख से कम जो था 50,000 तक का जो इन्वेस्टमेंट था वो कॉटेज और हाउस होल्ड सेक्टर में था, और 1 लाख से ऊपर जो था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में था। तो एक बीच में स्थिति स्मॉल स्केल और कॉटेज के बीच में लाई गई टाइनी सेक्टर, कि जो 1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करे इक्विपमेंट और मशीनरी में, प्लस इसके साथ एक चीज और लगाई गई कि या ऐसे गांव में स्थापित हो, ऐसे विलेज में स्थापित हो जहां की पॉपुलेशन 50,000 से कम हो। तो ऐसे उद्योग को उन्होंने टाइनी सेक्टर नाम दिया। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि इसमें एमआरटीपी एक्ट में तो थोड़ा बहुत छूट दी गई थी एमएनसीज को, लेकिन ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब आई तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने एमएनसीज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। किसी भी हालत में कोई भी एमएनसी जो है वो देश में काम नहीं कर सकती। दूसरी बात ये थी कि इस औद्योगिक नीति में जो बड़े बड़े व्यापारिक घराने थे, डिसेंट्रलाइज करने के लिए सबसे ऊपर जो प्रमुख उद्देश्य है ना वो आपने लिखा है, जो लिखा है कि मेन उद्देश्य जो था वो डिसेंट्रलाइजेशन था। उसके लिए इस औद्योगिक नीति में बड़े बड़े व्यापारिक घरानों के जो लिमिटेशंस थी उनको तय कर दिया गया, तो उनके दायरे को घटा दिया गया, उनके दायरे को सीमित कर दिया गया, कि जिससे एक ही व्यवसाय समूह, जैसा हम देखते हैं ना कि एक इंडस्ट्री क्या करती है, हर सेक्टर में अपना योगदान देने लगती है। इसमें जैसे जियो को ले लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री को ले लीजिए, टेलीकॉम में भी आ जाएगी, रिफाइनरी में भी होगी, कपड़ा उद्योग में भी होगी, शूज इंडस्ट्री में भी होगी, चीनी उद्योग में भी होगी, पेट्रोल पंप भी होगा। यानी एक ही इंडस्ट्री पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर ले उद्योगों को, और जितने व्यवसाय समूह हैं सब एक ही इंडस्ट्री चलाए, ये जो था ये इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया इसमें, और उनके दायरे को सीमित कर दिया गया। और ये कहा गया कि ऐसी स्थिति में मोनोपोलिस्ट बनना किसी भी इंडस्ट्री के लिए, देश के लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसको वहां पर रोक दिया गया। अगला पॉइंट ये है कि प्रत्येक जिले में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, प्रत्येक जिले में एक जिला उद्योग केंद्र, चूंकि ये पहली बार हुआ, एक जिला उद्योग केंद्र जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, एक जिला उद्योग की स्थापना करने की घोषणा की गई थी पहली बार। और ये जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर था ये इसलिए किया गया था कि जो वो उस पर्टिकुलर जिले में जो उद्योग हों उनको बढ़ावा दे, वहां पर उद्योगों को खोलने की जो अपॉर्चुनिटी है उसको देखे। जो जैसा आजकल देख रहे हैं हम कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की पॉलिसी चल रही है, तो ये काम शुरुआत, हालांकि स्थापना तो इनकी हो गई थी 77 में ही, लेकिन काम अब इन्होंने करना अच्छी तरह से शुरू किया। हालांकि बहुत सारे ऐसे केंद्र थे जो पहले से काम कर रहे थे, तो जिला उद्योगों केंद्रों की स्थापना इसलिए की गई थी कि ये पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर जिले में
जो उद्योग खोलने की अपॉर्चुनिटी है, उस पे जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उन पर ध्यान दे, और जो उद्योग खोलना चाहते हैं उनको अगर किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो उससे वो उनको वो सहायता भी दे सके। और ध्यान देने की बात है कि इस समय जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है उसकी स्थापना हो चुकी थी, और ये कहा गया कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक अलग से सेल स्थापित करेगा जो इन डिस्ट्रिक्ट जो डीआईसीज हैं इनके साथ मिलकर के छोटे छोटे उद्योगों को उनको मार्केटिंग में जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो स्टैंडर्डाइजेशन है, मानकीकरण है, उन सब पर विशेष फोकस करेगा और उनको ध्यान देगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें इंक्लूड की गई थी जो इससे पहले किसी उसमें यूज नहीं की गई थी, वो ये थी कि जो सरकार जो बोर्ड है निजी क्षेत्र में, उन बोर्डों में केवल निजी क्षेत्र में नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्रों में भी जो बोर्ड हैं उसके मैनेजमेंट में जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कामगार हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। ऐसी इस पॉलिसी में उन्होंने ऐसा इंट्रोड्यूस किया था। उसका कारण ये था कि सरकार ये चाहती थी कि किसी प्रकार की श्रमिक अशांति की घटना ना हो, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा निश्चित रूप से यूनियंस बनेंगी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर इस तरह की अशांतियां फैलेंगी तो उसका प्रभाव देश पर अच्छा नहीं पड़ेगा, उद्योगों का उत्पादन जो है वो प्रभावित होगा। तो इसलिए इस तरह का प्रावधान इसमें किया गया था। इसके बाद जो इसमें जो विशेष फोकस किया गया था वो इस बात पर किया गया था कि जो तकनीकी हो वो लेबर इंटेंसिव हो। सबसे ज्यादा जो इस पे फोकस किया गया था 1970, बहुत अच्छी नीति इसको माना जाता है, आज के समय में भी इस पे फोकस किया गया था कि 1977 में जो नीति लाई गई थी कि जो इंडस्ट्रीज हों वो बड़े बड़े उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनरी लगाने के बजाय जो छोटी छोटी और साधारण मशीनें हैं उनका उपयोग किया जाए। छोटे कुटीर उद्योगों में जो श्रमिक हैं उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए, जिससे जो आय है उसकी विषमता कम हो सके। उसके बाद जो दूसरा फोकस था वो इस बात पर ये था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़े, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़े, जिससे अगर सार्वजनिक क्षेत्र में ज्यादा उद्यम स्थापित हैं तो निश्चित रूप से अगर इनको कंपटीशन करना है प्राइवेट सेक्टर से तो इनकी जो वायबिलिटी है, जो इफिशियंसी है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको बढ़ाने के लिए कोशिश सरकार करे। दूसरी बात ये थी कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी यानी बाहर से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ना आयात की जाए, बल्कि अपने देश में जो स्वदेशी तकनीकें हैं उनको विकास किया जा सके, जहां तक संभव हो स्वदेशी तकनीकों का ही उपयोग किया जाए। और ठीक है कि जहां जरूरत हो वहां पर विदेशों से भी तकनीक, सर्वोत्तम तकनीक आयात की जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की गई कि विदेशी जो प्रौद्योगिकी है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, और इस पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए भी गए थे इसके द्वारा कि विदेशों से तकनीकें ना आए अपने देश में ही। उसके लिए सरकार ने बहुत सारे जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, उस पर भी ध्यान दिया था, उनकी स्थापना भी की थी, तो उस पर ध्यान ज्यादा फोकस किया गया था। उसके बाद जो अगला था वो ये था कि आत्म पर्याप्तता हो, आत्मनिर्भरता हो, यानी निर्यात जो है वो भी कम हो, और जो जरूरी नहीं है कि जो कुछ उत्पादन हो उसको निर्यात कर दिया जाए, देश में ही उनकी मांग इस तरह से क्रिएट की जाए कि सेल्फ सफिशिएंसी हो जाए, मांग बढ़े और उसको उस मांग को पूरा करने के लिए जो उद्योग हैं वो उत्पादन कर पाए। उसके बाद जो अगला फोकस था वो था संतुलित क्षेत्रीय विकास पर, यानी जो उद्योगों की स्थापना हो वो ऐसा ना हो कि केवल एक ही स्टेट में हो, या फिर एक ही स्टेट में एक ही जगह पर हो, एक ही जिले में हो, तो अलग अलग स्टेट में हो, अलग अलग आबादी वाले क्षेत्रों में हो, जो ऐसे शहरों में हो जहां पर डेवलपमेंट कम है, जहां पर जमीनें बंजर पड़ी हैं, उनका उपयोग हो सके। संतुलित क्षेत्रीय विकास पर इसमें ज्यादा फोकस किया गया था। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो अनावश्यक क्षेत्र थे उनको टारगेट किया गया कि जिनमें बहुत जरूरी है
उसी में विदेशी निवेश हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, जिनके ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जिनकी देश में कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में भूमिका नहीं है, वहां पर विदेशी निवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। बहुत ज्यादा इसमें प्रावधान नहीं किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट बात थी कि ये नीति जो है, जैसा अभी आपको बताया कि ये नीति पूरी तरह से फेरा के लिए याद की जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं इसमें खादी और विलेज इंडस्ट्रीज पे, इनको रीस्ट्रक्चर किया गया था इसके अंतर्गत। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट थी, उस समय जो उद्योग मंत्री थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे, और जो ये विदेशी निवेश पर फोकस किया था कि विदेशी विनिवेश पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, और ये कहा गया था कि जो इंडस्ट्री विदेशी एमएनसीज जो हैं, जो इन नीतियों को नहीं मानेंगी, उनको यहाँ पर व्यापार या उद्यम नहीं लगाने दिया जाएगा। उसी का नतीजा था, ये बात मैं यहाँ पर कोट करना चाहती हूँ कि जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने 2 कंपनियों को उस समय देश से बाहर कर दिया था, उनका उत्पादन, और शायद अभी भी यहाँ पर उनका उत्पादन की यूनिट्स यहाँ पर नहीं है, उनको असेंबल यहाँ किया जाता है। उसमें से एक थी कोका कोला और दूसरी थी आईबीएम। इन दोनों को उस समय उन्होंने देश से बाहर निकाल दिया था, इस औद्योगिक नीति को न मानने के कारण, उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको न मानने के कारण। तो इसमें चूंकि प्रावधान जो भी थे, इस पर बहुत सारे इस औद्योगिक नीति की बहुत सारी आलोचना भी की गई, क्योंकि बड़े पैमाने के जो बड़े उद्योग थे उनको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो ये कहा गया कि इससे देश का औद्योगिक विकास निश्चित रूप से प्रभावित होगा। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1980 पर। तो इसमें जो चीजें रखी गई थी 1980 में, जैसा बताया कि इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ चुकी थी, तो उन्होंने इसमें बहुत सारे परिवर्तन ले आई, और इस औद्योगिक नीति में आर्थिक महासंघ की अवधारणा को, एक इकोनॉमिक फेडरेशन की अवधारणा को जन्म दिया गया था, जिसमें यह कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो दक्षता है वो तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको घटाएंगे, और विदेशी निवेश को फिर से इसमें अनुमति दे दी गई थी। बड़ी कंपनियों को स्थापना और बढ़ावा देने के लिए जो एमआरटीपी की लिमिट थी उसको 50 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया था। पहले ये जो लिमिट थी ये 25 करोड़ तक की थी, और इसको जस्ट डबल कर दिया गया था कि एमआरटीपी एक्ट में अगर, क्योंकि लिमिट बढ़ाने का मतलब ये था कि जो बहुत सारी कंपनियां उस दायरे से बाहर निकल गई थी जिनको उससे प्रोत्साहन मिलता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था। डीआईसी जो थे, जो जिला औद्योगिक केंद्र थे, उनको जारी रखा गया था, उनको कंटिन्यू किया गया था, क्योंकि ये फील किया गया कि ये जो जनता पार्टी का सरकार ने जो नीति लाई थी उसमें ये अच्छा प्रावधान था, तो इसको आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा जो एक और लाया गया था वो लाइसेंसिंग को थोड़ा अच्छा किया गया, सरल बनाया गया, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को लूज किया गया। ध्यान रखिएगा, हटाया नहीं गया, थोड़ा सा उन्हें लूज किया गया। उसके अलावा निजी उद्योगों के विस्तार के लिए थोड़ा सा उदारवादी रवैया अपनाया गया, लिबरल एटीट्यूड लाया गया, जहां पर यह था कि हर चीज में कि सजा मिलेगी सजा मिलेगी। इस स्थिति को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। फिर जल्दी से देखते हैं कि जो 1985 और 1986 की पॉलिसी थी उसमें क्या किया गया था। इसी को आगे बढ़ाया गया था। 1980 की जो रेजोल्यूशन था उसी को आगे बढ़ाया गया था इसमें भी, और चूंकि सेम सरकार थी, बस केवल उससे पहले इंदिरा गांधी की सरकार थी, और 1985 में जब ये लाया गया था तो उस समय राजीव गांधी की सरकार आ चुकी थी। और इन्होंने क्या किया था, ये बहुत लिबरल तरीके से इसमें इसको चेंज किया गया था। विदेशी निवेश के लिए और ओपन कर दिया गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इसे और सिंपल बना दिया गया था। दूसरा जो किया गया था कि एमआरटीपी लिमिट जो है वो जो पहले 50 करोड़ रखी गई थी 1980 में, उसको और बढ़ा करके 100 करोड़ का कर दिया गया था। अगली जो इम्पोर्टेंट काम किया गया था वो ये था कि औद्योगिक लाइसेंस को और आसान कर दिया गया था, और जो अनिवार्य लाइसेंसिंग है वो लगभग सारे उद्योगों से हटा दिया गया था, क्योंकि उस समय देश में लगभग 150 के आसपास उद्योग थे। केवल 64 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य रखा गया था, बाकी सब पर जो रिस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया गया। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्थितियां थी उसमें औद्योगिक इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो बैकग्राउंड था वो इस रेजोल्यूशन ने तय कर दिया था। 1985-1986 के रेजोल्यूशन ने एक बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया था,
इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, और ऐसा सोचा जाने लगा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म अब जरूरी है देश के लिए अगर देश को उद्योगों के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो। और इसमें सिंपल सी बात थी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग चल रहे थे उनकी स्थिति धीरे धीरे जो खराब होती जा रही थी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और उनको और अधिक मॉडर्न करने की कोशिश की गई। दूसरी बात, फेरा अभी चल रहा था और लेकिन थोड़ा सा चूंकि इसकी बहुत आलोचना हो चुकी थी, इसीलिए फेरा के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के उपयोग से संबंधित कुछ छूटें दे दी गई थी, जिससे जो जरूरी टेक्नोलॉजी है वो आ सके विदेश से और भारतीय उद्योगों में उसको एडजस्ट किया जा सके, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको प्राप्त किया जा सके, उनको हासिल किया जा सके। इसके बाद हाँ, 1991 की जो पॉलिसी है उसको डिस्कस करने से पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ जल्दी से डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं अपना चैट भी खोल लेती हूँ जिससे मुझे आपके आंसर्स भी दिखाई देते रहें, नहीं तो मुझे इस पे स्क्रीन पे नहीं दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए तब तक। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द नॉट कवर्ड इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। यानी जो ये इंडस्ट्रीज हैं इसमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो इसमें से इसमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कोर क्षेत्र के जो 8 कोर क्षेत्र हैं, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री उसमें नहीं रखी जाती है। क्या जवाब मिलेगा मुझे? आप लोगों का जल्दी से जवाब आना चाहिए, मुझे लगता है। कौन सी इंडस्ट्री थी? डी, फार्मास्यूटिकल। वेरी गुड, वेरी राइट। फार्मास्यूटिकल थी जिसे इसमें नहीं रखा गया था, क्योंकि कोर इंडस्ट्री जो है उसमें जो कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील और सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनको रखा गया था। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पर जल्दी से आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति की घोषणा संसद में की थी? पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, बी सूर्य नारायण मूर्ति ने, या रफी अहमद किदवई ने? आप लोगों का जवाब जल्दी से आना चाहिए, जल्दी से जवाब आना चाहिए। पहला जवाब तो आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, डी, वेरी गुड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, बिल्कुल सही है। मनीषा बिल्कुल सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सबसे पहले ये 1948 की, अभी जिक्र भी किया था इसका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो 1948 की औद्योगिक नीति थी उसको वो ले आए थे। ये जो क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर ले आई हूँ, इसे मैं यहाँ लाना नहीं चाहती थी। मैं सोचती थी कि जब मैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ाऊंगी उसके बाद मैं आपको दूंगी, लेकिन अभी चूंकि ये कंटिन्यूएशन में था पॉलिसीज से रिलेटेड, तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने टेंटेटिव हो। निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो नीति आयोग का कार्य नहीं है? कौन सा ऐसा फंक्शन है जो नीति आयोग नहीं करता? पहला इसमें है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिया है इसीलिए। पहला है राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं के क्षेत्रों और रणनीतियों को साझा दृष्टि से विकसित करने के लिए। दूसरा है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा है देश के 5 साल की योजनाएं बनाने के लिए। चौथा है एक ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाने के लिए। अगर इंग्लिश में इसे हम कहें तो हम कहेंगे टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर, या फिर इसका काम ध्यान दीजिएगा कौन सा काम नहीं है, टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, टू क्रिएट 5-year plans फॉर द कंट्री, एंड फोर्थ वन इज टू क्रिएट ए नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम। इनमें से कौन सा नीति आयोग का काम नहीं है? वेरी गुड, सी, क्योंकि पंचवर्षीय योजना बनाना नीति आयोग का काम नहीं है। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग इसको पढ़ रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं नीति आयोग के बाद आने से पहले। एक क्वेश्चन और जल्दी से देख लेते हैं।
क्योंकि काफी समय हो चुका है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948, यानी 1948 की जो औद्योगिक नीति है उससे संबंधित कौन सा ऐसी जो इसमें जो फैक्ट हैं, इसमें फैक्ट दिए गए हैं, तो कौन सा फैक्ट जो है वो सही है, ये आपको इसमें बताना है। पहला फैक्ट है, औद्योगिक विकास में जो 1948 की औद्योगिक नीति है उसने औद्योगिक विकास में राज्य की भूमिका को एक एंटरप्रेन्योर की तरह और एक अथॉरिटी दोनों की तरह डेवलप कराने का काम किया। यानी इसमें जितने स्टेटमेंट थे वो इस बात पर फोकस थे कि जो राज्य है, जो राज्य का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट है, ध्यान रखिएगा, जो केंद्र है, केंद्र की भूमिका एक एंटरप्रेन्योर की होगी, यानी वो खुद उद्यम चलाएंगे, और एक अथॉरिटी की भी होगी, यानी कंट्रोल भी रखेंगे। और दूसरा इसमें सेंटेंस था, दूसरा सेंटेंस है, उद्योगों को प्रमुख उद्योग या जो 8 उद्योग थे उनको प्रमुख उद्योग या बुनियादी उद्योग के रूप में नामित किया गया। तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है, केवल पहला या केवल दूसरा या दोनों, पहला एंड दूसरा, या फिर ना तो पहला ना तो दूसरा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, तो इनमें चारों में से क्या ऑप्शन सही है। ए वेरी गुड। ए इसलिए बच्चों क्योंकि उस समय जो 48 की इंडस्ट्री थी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसमें केवल 6 उद्योग थे। ए ऑप्शन सही है, केवल पहला ऑप्शन सही है, 8 उद्योग नहीं थे, केवल 6 इंडस्ट्रीज थी जब 1948 की। जो लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं वो आसानी से जवाब दे ले रहे हैं। सी नहीं है, बोथ 1 and 2 नहीं है। जो 8 उद्योग थे उनको बाद की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें लाया गया था। पहले वाले जो 1948 की इंडस्ट्री थी उसमें केवल 6 कोर उद्योग थे, 6 बेसिक इंडस्ट्रीज थी जिनको बुनियादी उद्योग के रूप में या मेजर इंडस्ट्री के रूप में नामित किया गया था। तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि एकाधिकार और एमआरटीपी एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, जो एमआरटीपी एक्ट है वो किस पर लागू नहीं होता। अभी लास्ट में मैंने बताया था, इसीलिए क्वेश्चन मैंने बनाया था और स्पेशली आपको कहा था कि वो किस पर लागू नहीं होता। पहला, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी। सोच के जवाब दीजिएगा। कौन से जो सरकारी कंपनी, मेन आंसर राइटिंग, ओके, मेंस के आंसर राइटिंग भी मैं करवाऊंगी आपको, लेकिन अभी पहले जो ये क्वेश्चन जो प्री में आ सकते हैं उन पर अभी फोकस करिए। ये प्री में ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि जो करंट है वही आता है। इकोनॉमिक सेक्शन में इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है। आप लोगों से बहुत सारे बच्चों के मैं चैट जब देखती हूँ तो मुझे पढ़ने में आता है कि ये सब बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन प्री में भी आए हैं पिछले सालों में। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है, किस पर एमआरटीपी एक्ट लागू नहीं होता? अगर आप देखें तो इसमें से कौन ऐसा है? पहला तो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की जितनी कंपनीज हैं वो। दूसरा है जो केंद्र और राज्य सरकार के अधिनियम में आती है वो कंपनी। ट्रेड यूनियंस हैं या जिन्हें सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है, या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज से चलाने वाली कंपनी है। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो अब इसमें से कौन सा सही है? 1 2 3 पहला सही है, या 1 2 3 4 and 5 सभी सही हैं, या 1 2 4 सही है, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों इंग्लिश में सारा मैंने ट्रांसलेट करके दिया हुआ है। मनीषा, इंग्लिश में सारा ट्रांसलेट करके दिया हुआ है बच्चे। एमआरटीपी एक्ट किस पर लागू नहीं होता, किस पर अप्लाई नहीं करता? गवर्नमेंट कंपनीज पर, या फिर ट्रेड यूनियंस पर, या जो कंपनी स्टैब्लिश की जा रही है सेंट्रल और स्टेट एक्ट पर, या फिर ऐसी कंपनियां जो अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट की, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर, किस पर अप्लाई नहीं करता? एक बार अभी पलट के फिर से आप देखिएगा। इसमें ऑप्शन डी, यस, ब्राह्मण शिवकांत, वेरी गुड। संध्या भदौरिया, वेरी गुड।
डी ऑप्शन सही है बच्चों। डी ऑप्शन, इनमें से जितने नाम यहाँ पर दिए गए हैं पांचों, ये पांचों के पांचों, मैंने आपको जो लिस्ट दी थी उसमें ये पांचों शामिल हैं और इन पांचों पर एमआरटीपी एक्ट लागू नहीं होता। जल्दी से छठा क्वेश्चन भी देखते हैं कि जो इडरा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ये कब पारित किया गया था? इडरा, याद करिए, इडरा जो है वो कब पारित किया गया था? 1948 में लाया गया था, 1951 में लाया गया था, 1960 में लाया गया था या 1955 में लाया गया था? जल्दी से बताइए, जल्दी से। कौन सा ऐसा ईयर था जिसमें इसको लाया गया था इडरा को? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे पहला एक्ट था, याद करिए, सबसे पहला एक्ट था। यस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी नहीं बच्चे, ई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1951 में इसे लाया गया था। तो 1951 में लाया गया था इसे। तो ये 5-6 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड मैंने आप लोगों के लिए छांटे थे जो इम्पोर्टेंट है। नई औद्योगिक नीति 1991 में जो लाई गई थी, इसकी जो खास बात थी, इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं आपके सामने बता सकती हूँ कि आजादी के बाद जो 1991 का वर्ष था, ये वर्ष भारत में वास्तव में आजकल के समय में अगर कहा जाए, इतने सालों के बाद, अगर 30 साल के बाद अगर इस पॉलिसी को और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इवेलुएट किया जाता है तो ये कहा जाता है कि ये इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक माइलस्टोन था, आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर था 1991 का जो वर्ष था वो, क्योंकि इससे पहले जो देश है वो एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था 1991 से पहले। उस समय देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम था, जो विदेशी विनिमय था, भुगतान संतुलन था, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको कहते हैं, वो पूरी तरह से भारत के डिसफेवर में था या भी भारत के अनुकूल नहीं था। इसका मतलब क्या था? एक्सपोर्ट बहुत कम थे, इंपोर्ट बहुत ज्यादा थे। तो इतना ज्यादा अनफेवर कर रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बहुत ज्यादा भुगतान करने की जरूरत थी और स्थिति ये थी कि भारत के पास भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार बिल्कुल खत्म हो गया था और कहा जाता है कि उस समय देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो ये जो संकट था, इसी संकट ने भारत के पॉलिसी मेकर्स को, जो नीति निर्माता थे, उनको एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के लिए प्रेरित किया। और ये इकोनॉमिक पॉलिसी इतने सोच समझकर इतने अच्छे तरीके से लाई गई थी, चाहे कोई कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, भले ही उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट लाए गए, लेकिन भारत जहां पर आज खड़ा है उसका पूरा क्रेडिट जाता है इस इकोनॉमिक रिफॉर्म को और नई औद्योगिक नीति को, क्योंकि उस समय नरसिंहा राव सरकार थी और नरसिंहा राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का काम किया था। क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, जिसको हम एलपीजी मॉडल की तरह लेते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। एल का मतलब है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण। तो एक एलपीजी मॉडल आया जिस पर आधारित थी ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और जिसमें बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थे उन रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया गया। इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत ऐसे उपाय किए गए, ऐसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई जो पहले केवल और केवल सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, रिजर्वेशन था गवर्नमेंट का कि हम ही उत्पादन करेंगे। तो उसका जो उद्देश्य था वो था तो यही कि भुगतान संतुलन जो लगातार निरंतर अनफेवरेबल हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि विदेशी मुद्रा का पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है इंपोर्ट की वजह से, और एक्सपोर्ट की वजह से जो विदेशी मुद्रा मिलती है वो घटती जा रही है क्योंकि एक्सपोर्ट कम था और इंपोर्ट ज्यादा था। तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन जो थी, इसी को कहते हैं भुगतान संतुलन का नकारात्मक होना या नेगेटिव होना। यही बैकग्राउंड था इसका, इसीलिए ये पॉलिसी लाई गई थी
और जैसा कि आप देख रहे हैं इसके आगे लिखा हुआ है ये अंतिम औद्योगिक नीति थी, क्योंकि ये औद्योगिक नीति अपने आप में इतनी परफेक्ट थी कि इसमें फिर उसके बाद से किसी और औद्योगिक नीति को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि देश का जो ओरिएंटेशन था वो जो थोड़ा थोड़ा मिश्रित था, वहां से ये पूरी तरह से ओरिएंट हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर। क्योंकि अगर हम 80 से पहले का दशक देखें तो 1980 के पहले जितनी इकोनॉमिक पॉलिसी, जितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उनका ओरिएंटेशन था मिक्स्ड इकोनॉमी बट ओरिएंटेड टू सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख था, यानी सरकारी क्षेत्र का नियंत्रण ज्यादा। 80 के बाद से थोड़े थोड़े रिस्ट्रिक्शन हटाने शुरू किए गए और जो सोशलिस्ट से उसे मार्केट ओरिएंटेड या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन 1991 में जब ये नीति आई तो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट तो खत्म नहीं किया गया, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म में ये पूरा का पूरा ओरिएंटेशन, यानी हम कहते हैं कि जो तुला का कांटा था वो पूरी की पूरी तरह किधर को मुड़ गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर, यानी पूरी इकोनॉमी उन्मुख हो गई किसकी ओर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर। तो मिक्स इकोनॉमी तो अभी भी है देश, लेकिन जो ओरिएंटेशन है उसका फोकस धीरे धीरे और धीरे धीरे फोकस बढ़ता ही जा रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर, जैसा हम देख रहे हैं। उस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इस बात को याद रखिएगा, और जो उद्योग मंत्री थे वो कुरियन थे। आगे जब मैं इसका डिटेल आपको पढ़ाऊंगी तो उस समय मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको इस बात का क्रेडिट निश्चित रूप से देना चाहिए, क्योंकि इस औद्योगिक नीति को रचने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और इस औद्योगिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जब निजी क्षेत्रों की भागीदारी होगी सार्वजनिक क्षेत्र में, क्योंकि उससे पहले आपने पढ़ा ना कि उससे पहले जितनी औद्योगिक नीतियां थी सब चाहती थी कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो प्रोडक्टिविटी है बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र में जितने उद्योग हैं उनमें प्रॉफिटेबिलिटी लगातार कम होती जा रही थी। ठीक है पुष्पेंद्र, अगर टाइम हो गया है तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मैं कल डिस्कस करूंगी। चूंकि लेट शुरू किया था तो मुझे लगा कि थोड़ा इसका बैकग्राउंड मैं डिस्कस कर दूं आपके साथ, लेकिन बताऊंगी मैं कल ही इसको, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को। तो बच्चों आज इसी के साथ इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जो मेजर पॉइंट्स हैं और इसमें जो सुधार किए गए आज तक के जो फेज है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए भी हैं। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत। आज मैं इसको यहीं पर खत्म करती हूँ। ओके बच्चों, कोई क्वेश्चन? ओके, अब ये क्वेश्चन, ये नीति जो है कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, पूरी तरह से फोकस रखिए कंपटीशन पर। ईश्वर की कृपा